लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक। दुनिया भर से हिजाज मुक़द्दस आए आसमीन आज हज का रुकन आज़म वक़ूफ़ अरफा अदा करेंगे। आसमीन की मैदान अरफात रवानगी का सिलसिला जारी। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक की सदाएं बुलंद। डॉक्टर यूसुफ बिन मोहम्मद बिन सईद मस्जिद नमरा में खुतबा हज देंगे। आसमीन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की खुशनुदी और गुनाहों की बख्शिश के लिए इबादत में मसरूफ। हुज्जाज मैदान अराफात में ज़ोहर और असर की नमाज एक अजान दो इकामत के साथ अदा करेंगे और गुरूब आफ्ताब तक वकूफ़ करेंगे। सूरज गुरूब होते ही हुज्जाज के काफिले मुज़दलिफ़ा रवाना हो जाएंगे, जहां वो रमी के दौरान कनकरियाँ जमा करेंगे और रात खुले आसमान के नीचे गुजारेंगे। नमाज फज्र के बाद मिना के लिए रवाना होंगे। रवां साल खुतबा हज का तर्जुमा उर्दू समेत 20 जुबानों में नशर किया जाएगा। ये उमूर मस्जिद अल हराम और मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उमूर के लिए जनरल प्रेसिडेंसी में जुबान और तर्जुमे का इदारा अंजाम देगा। उर्दू, पंजाबी, अंग्रेजी, फ्रांसीसी, फारसी, रूसी, तुर्की और दूसरी जुबानों में खुतबा हज का तर्जुमा नशर किया जाएगा। फौज के एहतसाबी अमल में किसी ओहदे या मुआशरती हैसियत में कोई डिस्टिंक्शन नहीं रखी जाती। वो इदारा जाती जामे इंक्वायरीज की गई, जुम्मेदारान के खिलाफ तादीबी कार्रवाई अमल में लाई गई हैं। 3 अफसरान बाशमूल एक लेफ्टिनेंट जनरल के ओहदे के अफसर को नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया है। 15 अफसरान बाशमूल 3 मेजर जनरल्स और 7 ब्रिगेडियर्स के ओहदे के अफसरान के खिलाफ सख्त तादीबी कार्रवाई मुकम्मल की जा चुकी है। सानहा 9 मई से मुतालिक पाक फौज में एहतसाब का अमल। जिम्मेदारियों की अदायगी में नाकामी पर लेफ्टिनेंट जनरल समेत 3 आला फौजी अफसरान को बरतरफ कर दिया गया। 3 मेजर जनरल और 7 ब्रिगेडियर समेत 15 अफसरों के खिलाफ तादीबी कार्रवाई। अफवाज पाकिस्तान में सजा और जजा और एहतसाब का बेहतरीन निज़ाम है। 9 मई के वाक़यात को भुला सकते हैं, ना ही मुआफ़ी होगी। तर्जुमान अफवाज पाकिस्तान मेजर जनरल अहमद शरीफ चौधरी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। आइन मुकद्दम है। फौजी अदालतें पहले से ही आर्मी एक्ट के तहत मौजूद हैं। सिविल अदालतों ने शवाहिद का जायजा लेने के बाद 102 शरपसंदों के मुकदमात को मिलिट्री कोर्ट्स मुंतकिल किया। फौजी अदालतों में मुलजिमों को वकील करने समेत मुकम्मल कानूनी हकूक हासिल हैं। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में अपील भी की जा सकती है। DGISPR मेजर जनरल अहमद शरीफ चौधरी। सुप्रीम कोर्ट में सिविलियंस के आर्मी एक्ट के तहत ट्रायल से मुतालिक मुकदमे की समाअत। चीफ जस्टिस की सरबराही में 6 रुकनी बेंच केस की समाअत कर रहा है। खाम तेल से लदा हुआ एक और रूसी जहाज क्लाइड नोबल कराची पोर्ट पर पहुंच चुका है। रूसी जहाज बंदरगाह की हदूद में लंगर अंदाज। जहाज की बर्थिंग प्लान फाइनल होते ही जहाज को आयल पियर पर लाने के काम का आगाज हो जाएगा। ईद कुर्बा करीब आते ही मुल्क भर की मवेशी मंडियों में गैर मामूली रौनकें। दिलकश और सेहतमंद बैल बकरे मंडियों की जीनत। खरीदारी के लिए भाव ताऊ रूज पर। ट्रांसपोर्टर्स और लोडर गाड़ियों का कारोबार भी जोरों पर। कुर्बानी के जानवर खरीदने के बाद कसाई की तलाश अहम मरहला। ईद का दिन करीब आते ही कसाईयों की बुकिंग का सिलसिला जोर पकड़ गया। बाजारों में छुरियों और टोकों को तेज करने और उनकी फरोख्त का सिलसिला जारी। बारबेक्यू में इस्तेमाल होने वाली अशिया की मांग में भी तेजी से इजाफा। ईद उल अजहा से पहले बच्चे और बड़े कुर्बानी के जानवर की देखभाल और मेहमानदारी में मसरूफ। जानवरों की सजावट और भरपूर खातिर तवाज़ो। खवातीन ने भी खूबसूरत और पुरकशिश नजर आने के लिए ब्यूटी पार्लर्स का रुख कर लिया। मुख्तलिफ शोबा जिंदगी के अफराद का जिना हाउस लाहौर का दौरा। 9 मई का वाक़या पाकिस्तान की तारीख का स्याह तरीन दिन है। कायद के घर में तोड़ फोड़ करने वालों को कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए। जिना हाउस का दौरा करने वालों का मुतालबा।
ग्लोबल यूनिवर्सिटी DI खान के फैकल्टी मेंबर्स, तलबा और तालिबात का रेडियो पाकिस्तान का दौरा। 9 और 10 मई के अफसोसनाक वाकयात पर तफसीली ब्रीफिंग। जली हुई इमारत के मुख्तलिफ हिस्सों का दौरा भी किया। शहदाए पाकिस्तान को सलाम। शहीद निहायत निडर और वतन पर मरमिटने का अज़्म रखने वाले जांबाज मुजाहिद थे। नायक रजब अली ने 20 मई को टांक में दहशतगर्दों के खिलाफ लड़ते हुए दिफाए वतन में जाम शहादत नोश किया। नीदरलैंड के शहर रॉटरडैम में समंदर पार पाकिस्तानियों का मुसल्लह अफवाद से इजहार यकजहती के लिए शानदार रैली का इनेकाद। सानहा 9 मई के जिम्मेदारान को कड़ी सजा देने का मुतालबा। पाक फौज की जानिब से सूबा बलोचिस्तान में मुख्तलिफ गैर निसाबी सरगर्मियों का इनेकाद। जिला हब में तकरीरी, नात और क़िरात के मुकाबले में शहरियों ने बड़ी तादाद में हिस्सा लिया। लसपेला में तिब्बी कैंप से सैकड़ों अफराद मुस्तफीद। जिला चाकी, केच और सिबी में क्रिकेट मैचेस। सैकड़ों तमाशाइयों की शिरकत। जीतने वाली टीमों में पाक फौज की जानिब से इनामात तकसीम। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के वज़ाइफ की अदायगियाँ आज से रिटेल पॉइंट ऑफ सेल पर की जा रही हैं। मुस्तहिक ख़वातीन अपने वजीफे की वसूली के लिए मुतल्लिका बैंक के करीबी रिटेलर से रुजू करें। अदायगियाँ कल भी जारी रहेंगी। तर्जमान BISP। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की की अगले मोर्चों पर मौजूद अपने फौजियों से मुलाकात। फौजियों में एजाज़ात तकसीम किए। यूक्रेन की फौजों ने हर सख्त में पेशकदमी की है। असलहे की फराहमी के लिए अमेरिका के सदर जो बाइडन से बात की है। यह असलहा हमारी कामयाबी का बायस बनेगा। सदर ज़ेलेंस्की का कौम से खिताब। इसराइल ने फ़लस्तीन में मजीद घरों की तामीर की मंजूरी दे दी। अमरीकी दबाव के बावजूद इसराइली हुकूमत मगरबी किनारे में 5700 घर तामीर करेगी। ये यूनिट मनसूबाबंदी के मुख्तलिफ मराहिल में है। ICC ने वर्ल्ड कप 2023 के शेड्यूल का ऐलान कर दिया। पहला मैच 5 अक्टूबर न्यूजीलैंड और इंग्लैंड के दरमियान अहमदाबाद में खेला जाएगा। पाकिस्तान अपना पहला मैच 6 अक्टूबर को क्वालिफायर 1 से हैदराबाद में खेलेगा। रिवायती हरीफ पाकिस्तान और भारत 16 अक्टूबर को अहमदाबाद में मद्दे मुकाबले होंगे। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। हेडलाइंस आपने जानी। खबरनामे का बाकायदा आगाज करेंगे। मैं हूँ हुमा मलिक और मैं हूँ शाहिद नसीम। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीक लक। हज का रुकन आज़म वकूफ़ अरफा आज अदा किया जाएगा। आज़मीन की मैदान अरफात आमद का सिलसिला जारी है, जबकि आज़मीन अरफात में मस्जिद नमरा से खुतबा हज सुनेंगे। ज़ोहर और असर की नमाजें एक साथ अदा करेंगे। नमाज मगरिब से कबल हुज्जाज मैदान अरफात से मुज़दलिफ़ा रवाना होंगे। वहां पहुंचकर मगरिब और इशा की नमाजें एक साथ अदा की जाएंगी और शैतान को मारने के लिए कंकरियां चुनेंगे। रात मुज़दलिफ़ा में खुले आसमान तले गुजारेंगे और नमाज फजर की अदायगी के बाद शैतान को कंकरियां मारने के लिए जमरात रवाना होंगे। हुज्जाज कराम शैतान को कंकरियां मारने के बाद कुर्बानी करेंगे और बाल मुंडवाकर एहराम खोल देंगे। मिना में 3 दिन क़याम हज का लाजमी रुकन है। इस दौरान हुज्जाज का किसी भी वक्त मक्का मुकर्रमा में तवाफ ज़ियारत के लिए जाना भी हज का लाजमी रुकन है। मिना, मुज़दलिफ़ा और मैदान अरफात में मनासिक हज की अदायगी के लिए शानदार इंतजाम किए गए हैं। हर मकाम पर हुज्जाज की रहनुमाई के लिए सऊदी हुकूमत की जानिब से फौज, पुलिस और रज़ाकार तैनात किए गए हैं। नाज़रीन, हज का रुकन आज़म वकूफ़ अरफा इस वक्त मैदान अरफात में जारी है। डॉक्टर यूसुफ बिन मोहम्मद बिन सईद मस्जिद नमरा में खुतबा हज देंगे। आज़मीन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की खुशनुदी और गुनाहों की बख्शिश के लिए इबादत में मसरूफ़ हैं। इस साल खुतबा हज का तर्जुमा उर्दू समेत 20 ज़ुबानों में नशर किया जाएगा। उर्दू, पंजाबी, अंग्रेज़ी, फ्रांसीसी, फ़ारसी, रूसी, तुर्की और दूसरी ज़ुबानों में खुतबा हज का तर्जुमा नशर किया जाएगा। ये उमूर मस्जिद अल हराम और मस्जिद नबवी के उमूर के लिए
जनरल प्रेसिडेंसी में जुबान और तर्जुमे का इदारा सरंजाम देगा। कुछ दीगर खबरों में यहाँ आपको आगाह करेंगे। अफवाज पाकिस्तान के तर्जुमान मेजर जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा है कि साहने 9 मई को भुलाया जाएगा और ना ही मुलविस अनासर और सहूलतकारों को मुआफ किया जाएगा। जिम्मेदारियों की अदायगी में नाकामी पर लेफ्टिनेंट जनरल समेत 3 आला फौजी अफसरान को बरतरफ कर दिया गया है, जबकि 15 अफसरों के खिलाफ तादीबी कार्रवाई मुकम्मल हो चुकी है। रावलपिंडी में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए DG ISPR मेजर जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा कि फौजी अदालतों में मुलजिमों को वकील करने समेत मुकम्मल कानूनी हुकूक हासिल हैं। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में भी अपील की जा सकती है। इस सब पर रिपोर्ट कर रहे हैं आसिम रिजवान। 9 मई से बहुत पहले ही लोगों की फौज के खिलाफ, फौजी क्यादत के खिलाफ जहन साजी की गई। मैं आपसे सवाल करता हूं, क्या ये जहन साजी फौजी क्यादत ने खुद करवाई अपने खिलाफ? गिरफ्तारी के चंद घंटों में मुल्क भर में 200 से जायद मकामात पर सिर्फ फौजी तनसीबात पर हमला करवाया गया। मैं आपसे ये सवाल करता हूं कि क्या रावलपिंडी, लाहौर, कराची, चकदरा, तिमरगिरा, मुल्तान, फैसलाबाद, पेशावर, मर्दान, कोयटा, सरगोदा, मियांवाली और बहुत सी जगहों पर क्या फौज ने अपने एजेंट्स पहले से फैलाए हुए थे? क्या फौजियों ने अपने हाथों से अपने शोहदा की कुर्बानियों को जलाया? क्या हमने अपने फौजियों के हाथों से अपने दफाए पाकिस्तान की अलामात को गिरवाया और जलवाया? आप मुझे इस बात का जवाब दें कि पाकिस्तान का फखर यौम तकबीर पेशावर में, उसको क्या फौजियों ने जलाया? जब जलाओ गिराओ हो रहा था, बाहर से बैठ के, मुल्क में बैठ के, नामी बेनामी अकाउंट से कौन प्रचार कर रहा था कि मजीद जलाओ, मजीद गिराओ और कब्जा करो? क्या यह फौज करवा रही थी? जनरल हेडक्वार्टर्स रावलपिंडी में प्रेस ब्रीफिंग के दौरान DG ISPR मेजर जनरल अहमद शरीफ चौधरी का कहना था कि 9 मई के वाकयात ने साबित कर दिया जो काम दुश्मन न कर सका वो शरपसंदों ने कर दिया। 9 मई के हवाले से मिलने वाले शवाहिद से ये बात वाज़ेह है कि इसके पीछे 3-4 मास्टरमाइंड्स और 10-12 प्लानर्स थे। मेजर जनरल अहमद शरीफ चौधरी का कहना था कि फौज ने अपनी रवायात के मुताबिक खुद एहतसाबी के अमल को मुकम्मल किया। फौज के एहतसाबी अमल में ओहदे की कोई तफरीक नहीं रखी जाती, जितना बड़ा ओहदा उतनी बड़ी जिम्मेदारी भी। मुतअद्दिद गैरिजन्स में पुरतशद्दुद कार्रवाइयों पर मेजर जनरल रैंक के अफसरों के जेर निगरानी इंक्वायरियां की गईं और सिक्योरिटी में नाकामी पर तादीबी कार्रवाई अमल में लाई गई। एक मुफस्सल और डेलिब्रेट एहतसाबी अमल के बाद ये फैसला किया गया 3 अफसरान बाशमूल एक लेफ्टिनेंट जनरल के ओहदे के अफसर को नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया है। 15 अफसरान बाशमूल 3 मेजर जनरल्स और 7 ब्रिगेडियर्स के ओहदे के अफसरान के खिलाफ सख्त तादीबी कार्रवाई मुकम्मल की जा चुकी है। एक रिटायर्ड 4 स्टार जनरल की नवासी, एक रिटायर्ड 4 स्टार जनरल का दामाद, एक रिटायर्ड 3 स्टार जनरल की बेगम और एक रिटायर्ड 2 स्टार जनरल की बेगम और दामाद इस एहतसाबी अमल से नाकाबिले तरदीद शवाहिद की बुनियाद पर गुजर रहे हैं। मेजर जनरल अहमद शरीफ चौधरी का कहना था कि मुल्क व कौम के इस्तेहकाम की बुनियाद अवाम, हुकूमत और फौज के दरमियान एहतराम का रिश्ता है। माजी में दुश्मन दरार डालने की कोशिश करता रहा, तहम नाकाम रहा। उन्होंने कहा कि अफवाज पाकिस्तान ने मुल्क के दिफा में अनगिनत कुर्बानियां दी और आइंदा भी किसी किस्म की कुर्बानी देने से दरेग नहीं करेंगी। DG ISPR का कहना था कि अवाम को किसी सूरत फौज से जुदा नहीं किया जा सकता। इस हकीकत की गवाह हमारे अजीम शोहदा की कबूर भी हैं। पिछले 1 साल में मजमूम सियासी मकासद के हसूल और इक़्तिदार की हवस में एक झूठे और गुमराह कुन प्रोपेगेंडे को चलाया गया और चलाया जा रहा है, जिसका नुक्ता अरूज बदकिस्मती से 9 मई को देखा गया, जब पाकिस्तान की मासूम अवाम बिलखुसूस नौजवानों को इनकलाब का झूठा नारा लिखवाकर बगावत पर उकसाया गया। उन्होंने कहा कि पाक आर्मी की फैसला साजी में मुकम्मल हम आहंगी और क्लैरिटी है। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस और फॉर्मेशन कमांडर्स की प्रेस रिलीज वाज़ेह सबूत है। अस्करी क़यादत और मुसल्लह अफवाज 9 मई यौम स्याह के पसे पर्दा अनासर और सहूलतकारों से बखूबी आगाह है। साने 9 मई को पाकिस्तान की तारीख में ना भुलाया जाएगा और ना ही मुलव्विस शरपसंद अनासर, मनसूबा साजों और सहूलतकारों को माफ किया जा सकता है। इस साने से जुड़े तमाम मनसूबा साजों और सहूलतकारों के खिलाफ आईने पाकिस्तान
और कानून के मुताबिक सजाएं दी जाएंगी, चाहे उनका ताल्लुक किसी भी अदारे, सियासी जमात या मुआशरती हैसियत से क्यों ना हो। मुसल्लह फौज के तर्जुमान मेजर जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने बताया कि मुल्क में 17 फौजी अदालतें कायम की गई हैं। सिविल अदालतों ने शवाहिद को देखते हुए कानून के मुताबिक 102 मुल्जिमान के मुकदमात को फौजी अदालतों में भेजा। उन्होंने मजीद कहा कि 9 मई वाकयात के जिम्मेदार इंसानी हकूक का वावेला करके छुप नहीं सकते। मेजर जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने मजीद बताया कि सिक्योरिटी फोर्सेज ने दहशतगर्दों और उनके सहूलतकारों के खिलाफ ऑपरेशंस में 1172 दहशतगर्दों को वासिले जहन्नुम किया या गिरफ्तार किया। रवा साल 95 अफसरों और जवानों ने भी जामे शहादत नोश किया और दहशतगर्दी के नासूर से निपटने के लिए रोजाना की बुनियाद पर 77 से ज्यादा ऑपरेशंस जारी हैं। एक सवाल के जवाब में उन्होंने बताया कि पाकिस्तान का दिफाई बजट तारीख की कम तरीन सतह पर है। उन्होंने बताया कि लाइन ऑफ कंट्रोल पर सीज फायर मुआहदे की खिलाफ वर्जी का भारतीय हरबा और 2 मासूम कश्मीरियों को निशाना बनाना हमसाया मुल्कों के खिलाफ भारत के मखसूस जारहाना रवैये का सबूत है। अफवाज पाकिस्तान हर तरह की भारतीय जारहियत का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए हम वक्त तैयार हैं। न्यूज ब्रीफिंग में गाजियों और शोधा के वर्षा के एहसासात भी दिखाए और सुनाए गए। आसिम रिजवान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज। उन्होंने अपनी साइट्स भी भेज दी हैं और सिंध और KPK की वैसे ही रवायत है मेहमान नवाजी की, तो मुझे ये महसूस हुआ कि लोग वहाँ पे काम करना चाहते हैं। सारे डिप्लोमेट से कोऑर्डिनेशन बढ़ाई और आखिर इस नतीजे के ऊपर पहुंच गया कि अब इसको पाकिस्तान के लिए गेम चेंजर बनाना चाहिए और मैंने एक पॉलिसी बनाना शुरू कर दी और वो पॉलिसी का ड्राफ्ट तकरीबन मैंने फाइनल कर लिया। वेबसाइट उसको मैंने लॉन्च कर दी है और उसके कंटेंट के ऊपर मैं काम कर रहा हूं। और 11th, 12th और 13th एक बहुत बड़ी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए इंटरनेशनल स्पीकर्स को जो है मैंने मदऊ कर लिया। मगर उससे पहले मैंने सारी प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स को ऑन बोर्ड लेके कि आप नेशनल पॉलिसी के हवाले से आप इस गंधारा टूरिज्म को आगे बढ़ाने के लिए आपकी तजावीज़ मुझे दें, आपकी तावन दरकार है। और आज मुझे फ़ख्र है कि सबसे पहले रेस्पॉन्स सिंध गवर्नमेंट से आया है और आज उनका रेस्पॉन्स भी आ गया है, आज उनकी पॉइंट्स भी आ गई हैं कि ये पॉइंट्स को आप आगे बढ़ाएं। और अब 3 प्रोविंसेस से और भी आ जाएगा क्योंकि हमने उनको सबको 3rd की डेडलाइन दी थी कि मंडे तक, मगर आज सिंध गवर्नमेंट से मुझे पॉजिटिव रेस्पॉन्स सारा कुछ मिल गया है। अब इन इश्यूज़ के ऊपर हमने 5 तारीख को कि नेशनल पॉलिसी के हवाले से डिप्लोमेट्स में व्यूज़ लूँ, टूरिज्म को कैसे बढ़ाया जाए, आपस में MOUs कैसे किए जाएं इंटरनेशनली, वो आज मैंने MOU का जो ड्राफ्ट है वो मैंने सारे डिप्लोमेट्स के साथ शेयर कर दिया है कि आप अपना इनपुट दें इसके ऊपर। हम चाहते हैं कि जो बुद्धिस्ट कंट्रीज़ हैं जहाँ पे ज़्यादा बुद्धिस्ट मतलब जहाँ पे पोटेंशियल ज़्यादा है, वो कंट्रीज़ हमारे साथ एक टूरिज़्म के ऊपर हमारे साथ काम करें। देखिए हमारी डिप्लोमेसी क्या होती है, मैंने पहले नाम रखा था इसका धर्मा डिप्लोमेसी, मगर फिर मैंने कहा नहीं धर्मा नहीं, मैं इसका नाम रखता हूँ जो पाकिस्तान के अंदर एक नाम मशहूर है, गंधारा डिप्लोमेसी। मैंने कहा गंधारा डिप्लोमेसी के ऊपर मैं अपनी इंटरनेशनल कनेक्टिविटी को बढ़ाऊं। टाइम कम था मगर टारगेट अपने आप को दिया, रिसोर्स भी कम थे मगर अपने आप को टारगेट दिया कि नहीं ये होना चाहिए। और आज मैंने नेशनल पॉलिसी फाइनल कर ली है, सिर्फ उनके इनपुट आ जाए इनकॉर्पोरेट करके उसको फाइनल करूं। आज हमने वेबसाइट फाइनल कर लिया है, उसके कंटेंट्स के ऊपर काम चल रहा है। आज हमने MOU फाइनल करके डिप्लोमेट के साथ शेयर कर दिया है। और अभी मैं आ रहा था, सबको हमने कहा है कि आप 3 तारीख तक, मंडे तक आप हमें दें, मगर आज की पोजीशन ये है कि जो 5 तारीख को जो मैंने राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस बुलाई है, जिसके अंदर जो कंट्रीज़ जो MOUs या पॉलिसी या टूरिज़्म
के ऊपर पाकिस्तान के साथ तावन करना चाहते हैं, उसमें अभी से ही मुझे जापान, वियतनाम, सूडान, स्विट्ज़रलैंड, नेपाल, फ़लस्तीन, मलेशिया, मतलब इन कंट्रीज़ के एम्बेसडर्स की कंफर्मेशन आ गई है कि वी आर रेडी एंड वी विल पार्टिसिपेट इन द राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस ऑन 5 ऑफ जुलाई। वो सारे एम्बेसडर्स आ रहे हैं, अपना MOU के ऊपर भी अपना बता रहे हैं कि हम आपके साथ काम करना चाह रहे हैं, नेशनल पॉलिसी के ऊपर भी इनपुट दे रहे हैं। और वो चाहते हैं, जिस किस्म का गर्मी में जिस तरीके से मेरे साथ एम्बेसडर्स चल रहे थे, मैं देख रहा था उनका बहुत इंटरेस्ट था। और पाकिस्तान तो एक कल्चरल हेरिटेज से भरा हुआ है। मैं जब बरीकोट में कुछ साइट्स देखे, जब मैं सवात की तरफ गया, मैं नहीं समझता हूँ, मैंने उस टाइम पे भी एक आर्टिकल लिखा कि पाकिस्तान का स्विट्ज़रलैंड। मैं कहता हूँ स्विट्ज़रलैंड से भी, अब जब स्विट्ज़रलैंड का एम्बेसडर मेरे साथ आएगा उसको मैं कहूँगा कि आप चलें, आपको आपका स्विट्ज़रलैंड में, पाकिस्तान में स्विट्ज़रलैंड दिखाता हूँ। मगर इन चीज़ों को माजी में प्रोमोट नहीं किया गया। हमने सिर्फ और सिर्फ फोकस क्या किया कि हमने सिर्फ इलाके में कोई थोड़ी बहुत डेवलपमेंट करानी है या आपस में बैठ के गालियाँ देनी है, मगर हमने मुल्क का जो पोटेंशियल है उससे कैसे फ़ायदा उठाना है। मैं अपने आप को टारगेट दे रहा हूँ और आज मैंने अपनी पॉलिसी में भी लिख रहा हूँ, अपने आर्टिकल और जो मेरी परफॉर्मेंस थीम मैंने क्योंकि उसके ऊपर भी मैं बुक लिखूँगा कि पाकिस्तान अगर जिस किस्म की मैं डायरेक्शन सेट करने जा रहा हूँ उस डायरेक्शन के ऊपर अगर काम किया गया, पहला साल आगे नहीं जा रहा हूँ। पॉलिसी मैंने हर चीज़ को एक तरीके से बाउंड किया हुआ है। बिजनेसमैन हूँ, सारी IQ समझता हूँ कि करप्शन को कैसे रोका जाए। जो पैसा, जो टूरिस्ट आएंगे, उन टूरिस्ट को वीज़ा आपके इसी गंदारा पोर्टल के ऊपर जाएगा, इसी के ऊपर क्लिक करेगा, इसी के ऊपर उन कंट्रीज़ के आपको 10 डेज़ की वीज़ा मिलेगी। आप इन साइट्स पे जाएं विदिन 7 डेज़। और अगर एक बंदा अगर आपका यहाँ पे आता है और अगर 10 दिन रहता है, $3,500 जो है वो एक बंदे का ज़रूर यहाँ पे खर्चा होगा। वो पूरा टूरिस्ट जो प्लान होगा वो टूरिस्ट कंपनी के थ्रू होगा। जो वहाँ से रेमिटेंस में भेजेगा वो इस अकाउंट में भेजेगा और वो अकाउंट डायरेक्ट स्टेट बैंक के थ्रू ₹5 में कन्वर्ट हो जाएगा। और अगर मैं इन यहाँ पे जो 50 करोड़ कम्युनिटी बैठी हुई है, मैं सिर्फ 1% की बात कर रहा हूँ, अगर मैं सिर्फ 5 लाख लोग अगर मैं उसको एक साल के अंदर अट्रैक्ट कर सका तो $1.7 बिलियन, 1.75 बिलियन एक साल की इनकम होती है। और ये टारगेट आगे नहीं, आप टारगेट के ऊपर काम करें। ये मैंने सारी MOUs के अंदर भी पॉइंट्स लिखी है कि हमें सिर्फ हेरिटेज चीज़ों को प्रिजर्व नहीं करना है, आपको नेशनल और इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर भी आपको उसको हाईलाइट करना है। पाकिस्तान भरा हुआ है, हम $1 बिलियन के लिए जाते हैं। मैंने कहा कि पहले साल $1.75 बिलियन, दूसरे साल इसी को मैं $3 बिलियन के ऊपर लेके जाऊंगा, तीसरे साल $6 बिलियन। अगर ये 3 सालों के अंदर कोई मसला नहीं है, देयर इज विल देयर इज ए वे। जब मैंने ये टास्क संभाला तो मुझे कहा कि सर ये नहीं है, वो नहीं है, जो एक स्टाइल होता है लोगों का भी, ब्यूरोक्रेसी का भी। मैंने कहा नहीं, कमांड सही है तो नीचे सारी चीज़ें ऑटोमेटिक सही चलेंगी। जो काम करना नहीं चाहता है वो भी ऑटोमेटिक सही हो जाएगा। हर्डल्स थे नीचे से लेके, क्योंकि लोगों को तो मुझे समझ में नहीं आता है, ईद है अभी 28 को, जुमे से लोग छुट्टियों पे हैं। ये नहीं होता है। मना आप उस 2 दिन को, आप इस 2 दिन को आपने ये नहीं देखा कि पाकिस्तान की मिशनरी कैसे चलेगी। अभी एक मैं स्टाफ आ रहा था तो मुझे कहा कि वो बकरा लेने गया है। भाई बकरा लेने गया, पगर तनख्वाह तो आज इधर की ले रहा है ना, तो कम से कम वो तो काम करे ना। कम से कम हमें अब कम से कम सोचना पड़ेगा कि हर बंदे को अपने काम के साथ सिंसियर होना पड़ेगा। बंदे अगर सिंसियर हो जाए तो पाकिस्तान की तारीख, जिसके लिए हमेशा जिक्र आता है काज़ी मोहम्मद अली जिन्ना का कि पाकिस्तान को पाकिस्तान की जोग्राफी चलाएगी। पाकिस्तान की जोग्राफी
को अगर फोकस किया जाता तो खित्ते के अंदर जो स्ट्रेटेजिक हमारी पोजीशन है, पाकिस्तान आज सेंट्रल प्लेस के ऊपर, अफगानिस्तान हो, नेपाल हो, चाइना हो, ईरान हो, इंडिया हो, एक राज करता हुआ मुल्क होता। मगर पाकिस्तान बांग्लादेश से सबसे पीछे नहीं होता। पाकिस्तान की ज्योग्राफी को अगर सही तरीके से देखा जाता तो 2500 पुरानी हिस्ट्री, उसके सारे नमूने आपको यहां पे पाकिस्तान के अंदर मिलते हैं। इतना बड़ा बुद्धिज्म जो है, जिसकी बर्थ प्लेस जो है बुद्धा की नेपाल में हो, मगर वो कहते हैं नहीं, हमारे बुद्धिज्म का जो उरूज है वो सवात से शुरू हुआ है, हम बर्थ प्लेस सवात को बुद्धिज्म की कहते हैं। मगर फिर भी हमें होश नहीं आता है कि हम उसको कैसे जो आगे बढ़ाएं। मुझे ये टारगेट मिला है और मैं इन 3 महीनों के अंदर, 1 महीना गुजरा है, बाकी ये 1.5-2 महीने, इसके अंदर मैं ये सारी पॉलिसी, सारा ये सिस्टम बना के जाऊंगा। और जो 11 और 12 और 13 जुलाई को जो कॉन्फ्रेंस हो रही है, उसके अंदर भी मुझे फख्र है कि आज उसके अंदर इंटरनेशनल स्पीकर्स जो है, जो मोंकार है, लास्ट आपने देखा कि जो थाईलैंड से मौका है, कितना हाइप क्रिएट हुआ, कितना उसने लिखा, क्या इंप्रेशन, वो मुझे 2 मरतबा थाईलैंड के एम्बेसडर बता रहे थे। प्रोफेसर रुथ यूके से आ रहे हैं, प्रोफेसर ल्यूका मारिया इटली से आ रही है, प्रोफेसर लीजिंग चाइना से आ रहे हैं, नजी वर्ल्ड बैंक से आ रहे हैं, ली यूंग साउथ कोरिया से आ रहा है, वनरेबल अरियामंगसू थाईलैंड से आ रहा है, कनबाऊ चाइना से आ रहा है, थिचड्यू वियतनाम से आ रहा है, यूजिंग साउथ कोरिया से आ रहा है, भिक्षु नेपाल से, और विक्टिया म्यांमार से, डॉक्टर किरण जी श्रीलंका से। मतलब ये सारे वो स्कॉलर्स हैं जो आज तक मुझे कंफर्म कर चुके हैं, जिसका एक नाम है। मैंने कहा आप यहाँ पे आएँ, हमारे गेस्ट होंगे, और आप आएँ और यहाँ पे देखें, और इनको मैं मुख्तलिफ साइट्स पे भी लेके जाऊँगा। मुल्क में सियाहत के फ़रोग के लिए इक़दामात कर रहे हैं, इससे मुल्क की मईशत को सहारा मिलेगा। चेयरमैन वज़ीर-ए-आज़म टास्क फोर्स गंधारा टूरिज्म रमेश कुमार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। और अभी आपको बताएं कि खाम तेल से लदा एक और रूसी जहाज क्लाइड नोबल कराची पोर्ट पहुंच गया है। रूसी जहाज खाम तेल के साथ बंदरगाह की हुदूद में लंगर अंदाज है। जहाज की बर्थिंग प्लान फाइनल होते ही जहाज को ऑयल पियर पर लाने के काम का आगाज हो जाएगा। इस हवाले से मजीद बात करते हैं कराची में मौजूद PTV की नुमाइंदा नौरीन आसिफ से। नौरीन, इस हवाले से मजीद अपडेट कीजिएगा। जी, रूसी बहरी जहाज़ खाम तेल लेकर कराची की बंदरगाह पर पहुंच चुका है। तकरीबन आज सुबह 8:30 बजे वो ये यहाँ पर पहुंचा है और इसमें तकरीबन 56,000 मेट्रिक टन कैपेसिटी है ऑयल की और ख़ाम तेल लेकर आया है। ये दूसरा बहरी जहाज़ है। इससे कबल भी एक बहरी जहाज़ जो है वो 11 जून को आया था। इस वक्त ये जो बहरी जहाज़ क्लाइड नोबल जो है वो कराची की बंदरगाह पर पहुँच चुका है, लेकिन अभी इसको जो है वो कराची पोर्ट की जो आउटर एंकरेज है उस पर इसको लंगर अंदाज किया गया है। और ये प्रोसीजर भी यही होता है कि जब भी कोई बहरी जहाज़ दाखिल होता है उसे आउटर एंकरेज पर जो है वो लंगर अंदाज करवाया जाता है, जिसके बाद जो कराची पोर्ट का पायलट है वो उसे जो है वो पोर्ट चैनल पर बर्थिंग के लिए लेकर आता है। तो ये अभी एक इसकी प्लानिंग चल रही है कि इसे बर्थिंग इसकी कब तक होगी, लेकिन कहा यह जा रहा है कि आज शाम 6 बजे तक मतवक्के है। बहुत शुक्रिया नौरीन आसिफ, हमें तफसीलात से आगाह कर रही थी। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट में सिविलियंस के आर्मी एक्ट के तहत ट्रायल से मुतल्लिक मुकदमे की समाअत जारी है, जबकि चीफ जस्टिस की सरबराही में 6 रुकनी बेंच इस केस की समाअत कर रहा है। इस अहम खबर के हवाले से आपको आगाह कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में सिविलियंस के आर्मी एक्ट के तहत ट्रायल से मुतल्लिक मुकदमे की समाअत जारी है। चीफ जस्टिस की सरबराही में 6 रुकनी बेंच इस केस की समाअत कर रहा है। जी बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त सिविलियंस के आर्मी एक्ट के तहत ट्रायल से मुतालिक मुकदमे की समाअत जारी है। चीफ जस्टिस की सरबराही में 6 रुकनी बेंच केस की समाअत कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट से आपको अहम खबर दे रहे हैं। सिविलियंस के आर्मी एक्ट के तहत ट्रायल से मुतालिक मुकदमे की समाअत जारी है। चीफ जस्टिस इसकी सरबराही कर रहे हैं और 6 रुकनी बेंच इस केस की समाअत कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट में सिविलियंस के आर्मी एक्ट के तहत ट्रायल से मुतालिक मुकदमे की समाअत हो रही है। चीफ जस्टिस की सरबराही में 6 रुकनी बेंच इस केस की समाअत कर रहा है। वज़ीर ख़ज़ाना सेनेटर इसाक डार कहते हैं कि पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने 26 जून तक महसूलात की मद में 7,000 अरब रुपए इकट्ठे कर लिए हैं।
वज़ीर ख़ज़ाना ने अपने ट्वीट में बताया कि 30 जून तक इसमें मज़ीद इजाफा होगा। अहम खबर से आपको नाज़रीन आगाह करेंगे। वज़ीर ख़ज़ाना सेनेटर इसहाक डार ने कहा है कि पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने 26 जून तक महसूलात की मद में 7,000 अरब रुपए इकट्ठे कर लिए हैं। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने 26 जून तक महसूलात की मद में 7,000 अरब रुपए इकट्ठे किए हैं। वज़ीर ख़ज़ाना ने अपने ट्वीट में बताया कि 30 जून तक इसमें मज़ीद इजाफा भी होगा। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना सेनेटर इसहाक डार का कहना है कि पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने 26 जून तक महसूलात की मद में 7,000 अरब रुपए इकट्ठे कर लिए हैं। अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं। खुशाइन बात है। वज़ीर ख़ज़ाना सेनेटर इसहाक डार कहते हैं कि पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने 26 जून तक महसूलात की मद में 7,000 अरब रुपए इकट्ठे कर लिए हैं। वज़ीर ख़ज़ाना ने अपने ट्वीट में बताया है कि 30 जून तक इसमें मज़ीद इजाफा मुतवक्किल है। ईद उल अज़हा पर मुल्क भर की तरह रहीम यार खान में भी मवेशी मंडियां सज गई हैं, जहां सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के लिए अपनी अपनी पसंद का जानवर खरीदने के लिए लोग इन मंडियों का रुख कर रहे हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं अशफाक अहमद। ईद उल अज़हा के करीब आते ही रहीम यार खान में 3 मुख्तलिफ मकामात पर सजने वाली मवेशी मंडियों में कुर्बानी के लिए जानवरों की खरीद और फरोख्त हो रही है और शहरी सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के लिए अपनी मनपसंद जानवर खरीदने के लिए इन मंडियों का रुख कर रहे हैं, जहां व्यापारियों और ख़रीदारों में जानवरों की कीमत बहस तकरार का सिलसिला जारी है। मेरे ख्याल में ये तो बहुत ज़्यादा रेट है इस वक्त, तो उम्मीद की जा सकती है कि हो सकता है चंद दिनों में मंदी है, हो सकता है कोई बकरों के रेट कम हो जाए। महंगाई है बहुत, रेट पूछते हैं चले जाते हैं, हम गरीब कहाँ जाएं। गंदम 4,000 रुपये मन खिलाइए हमको, पिछले साल 2,300 रुपये मन। खरीदारों और व्यापारियों की किसी भी किस्म की शिकायत के अजाले के लिए शिकायत सेल भी कायम किया गया है। काला वंडा कितना महंगा है, जनता अपना 1,000 रुपये मरला मांगते हैं, तो कोई रेट भी नहीं आते तो हैं लोग, फिर वापस चले जाते हैं। शदीद गर्मी में मंडी आने वाले खरीदारों को जानवर तो पसंद आ रहे हैं, लेकिन जानवरों की ज़्यादा कीमतें उनकी परेशानी का बायस हैं। पसंद का जानवर खरीदने के लिए खरीदारों को मुश्किलात पेश आ रही हैं। अशफाक अहमद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, रहीम यार खान। और नाज़रीन, शहर कायद की अगर शहर इक़्तिदार की अगर बात करें तो इस्लामाबाद में भी दीगर शहरों की तरह ईद कुर्बा के करीब आते ही मवेशी मंडियों में खरीदारों का रश बढ़ गया है। जी बिल्कुल, इस्लामाबाद की मवेशी मंडी का अहवाल बताएंगे हमें मलिक उमर। के दिन करीब आते ही मवेशी मंडियों में गहमा गहमी बढ़ती जा रही है। गर्मी की शिद्दत के पेश नज़र अमूमन लोग शाम के औकात ही में मंडियों का रुख करते हैं। ताहम इस्लामाबाद में गुज़िश्ता रात की बारिश से मौसम खुशगवार हो गया है। दिन भर शहर पर बादलों का सायाबान रहा तो लोगों की बड़ी तादाद ने दिन के औकात में भी मंडियों का रुख किया और अपनी पसंद के जानवर का इंतखाब किया। गुज़िश्ता साल की निस्बत इस ईद कुर्बान पर जानवरों की कीमतों में होशरुबा इजाफा हो चुका है, जिससे खरीदार परेशान नजर आते हैं। अभी तो हम मंडी आए हैं फिलहाल, कोई जानवर वगैरह देखने पसंद करने, कोई पसंद आता है तो रेट शेट देखेंगे। मंडी के हालात तो कोई नज़र नहीं आ रहे। ये 5 लाख की चीज़ जो होती है उसके 12-13 लाख मांगते हैं गाहक, इसलिए वो परेशान हो जाता है। जो बेड़ा अच्छा है, ठीक है, धोंदा है, मतलब आपको पसंद आता है, जो दिल को लगता है, ठीक है, उसकी कीमत पूछो 5-5 लाख 10-10 लाख रुपए मांग रहे हैं। मैं मामा पापा के साथ आई हूँ और आज हम कुर्बानी का जानवर देखेंगे और बहुत ही महंगे जानवर हुए हैं। कुर्बानी के जानवर के लिए जरूरी है कि वो हर किस्म के जिस्मानी नुक्स से पाक हो। यही वजह है कि हर कोई इस तलाश में है कि सेहतमंद, खूबसूरत और मुनासिब कीमत का जानवर दस्तयाब हो सके। लोगों का कहना है कि कीमतों के हवाले से व्यापारियों का ये अमूमी रवैया है कि आगाज के दिनों में वो मनचाही कीमतें मुकर्रर करते हैं। ताहम जूं ईद का दिन करीब आता है, कीमतों में भी कमी आने लगती है। मलिक उमर, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। कुर्बानी के जानवर तो खरीद लिए, लेकिन इसके बाद कसाई की तलाश अहम मरहला होता है। ईद का दिन करीब आते ही कसाईयों की बुकिंग करवाने का सिलसिला भी जोर पकड़ चुका है। रिपोर्ट कर रहे हैं एहसन नूर। कुर्बानी का जानवर खरीदने के बाद कसाई की तलाश ईद कुर्बान का दूसरा अहम मिशन ख्याल किया जाता है। ईद उल अजहा के रोज माहिर कसाई का मैसर आ जाना किसी नेमत से कम नहीं। जिसको कसाई मिला वो खुशनसीब और जिसको ना मिला उसका ईद का दिन कसाई की तलाश में गुजर जाता है। ईद कुर्बान के आते ही कसाईयों की दुकानों पर बुकिंग करवाने वालों का रश लग गया है। डिमांड के पेश नजर कसाईयों ने अपने मुआवजे भी मौजूदा सूरत हाल के मुताबिक मुकर्रर कर दिए हैं। जो कुर्बानी की सुन्नत है ना, वो इसी लिहाज से किसी कारीगर से होनी चाहिए। सस्ता और ना तजुर्बेकार कसाई कुर्बानी का गोश्त खराब कर सकता है।
ईद उल अज़हा के रोज़ हर एक की ख्वाहिश होती है कि वो अपना जानवर माहिर कसाई के हाथों ज़िबा करवाएं ताकि पकवान के जायके के साथ साथ खूबसूरती में भी इजाफा हो सके। एहसन नूर, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। आ रहे हैं, मकामी आ रहे हैं, इंडस्ट्री आ रही है, तो हमने इदारे की और हुकूमत की बेहतरी की बात की। ये नहीं बात की कि ये मेरे सियासी एजेंडे से मेल खाता है या नहीं खाता। और यहाँ जो भी गुफ्तगू की है, बहुत सारी खासकर जो मैनेजमेंट है और ट्रस्टीज़ हैं, वो मेरा अवामी रंग इन्होंने जो है ना देखा नहीं। आज मुझे लग रहा है थोड़ा थोड़ा मुझे बाहर लाना पड़ेगा। इतने लोग जो है हाँ जी जनाब, जामिया कराची का और APM स्लोगन और जिक्र किया, खैर वो किसी और वक्त। अभी तो देखिए जी, सबको बहुत बहुत मुबारकबाद। सिर्फ स्टार को नहीं, CBA को नहीं, तमाम के तमाम मुलाजमीन को इस बात की मुबारकबाद हो कि देखिए आपके जो देरीना मसाइल थे, आप बहुत खुशकिस्मत हैं कि जब हमारे पास यानी मेरी जमात के पास ये वजारत आई तो मुझे हमारे साबका चेयरमैन साहिबान भी कहते थे और यकीनन मौजूदा चेयरमैन साहब भी इंडोर्स करेंगे कि सर आपने जो बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज़ लेकर आए हैं ना, वो पिछले कई बोर्ड से बेहतर है। तो मैंने कहा उसकी सिर्फ एक वजह है, और उसकी वजह यह है कि मेरी जमात ने मुझे बिल्कुल फ्री हैंड दिया कि जी आप जैसा चलाना चाहते हैं चलाइए, हम सिर्फ रिजल्ट से इंटरेस्टेड हैं, हम चेहरों से और नामों से इंटरेस्टेड नहीं हैं। मैंने ये काम नहीं किया कि अपनी पार्टी के किसी ओहदेदार को लाकर बोर्ड में बिठा दिया, फला आदमी मेरा दोस्त है तो उसको लाकर बिठा दिया। क्वालिफाइड लोग, इस शहर के प्रोफेशनल, इस शहर का, इस मुल्क का दर्द रखने वाले, और सिर्फ लेबर ट्रस्टी की शक्ल में। ऑफ कोर्स लेबर यूनियन जो है उसमें मेजॉरिटी मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का हिस्सा है, तो इसलिए हमारी जमात की जानब से लेबर ट्रस्टी, और वो भी कौन नॉमिनेट हुए हैं जो एक दफ़ा नहीं, 2 दफ़ा नहीं, 3 दफ़ा रुकने कौमी असम्बली रहे इस मुल्क के। ऐसा बोर्ड हमने किया। मेरे ख्याल में एक साहब जिनका कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो रहा था और एक आध लोग शायद जिनकी मुलाजमत की मुद्दत ख़त्म हुई, उसके अलावा हमने कोई जनरल मैनेजर तो तब्दील नहीं किया, कोई भी नहीं किया ना, ऐसा ही है, कोई GM हमने तब्दील नहीं किया। इसी इंतज़ामिया ने आपके लिए दर्दमंदी से काम किया। आपका 2012 का मसला हो, आपका फरवरी 2012 का मसला हो, 2012 के मुलाजमीन के लिए हमने किया। थोड़ी सी हिस्ट्री भी बताता हूँ आपको। हिस्ट्री ये है, नवीद भाई ने तो सारा का सारे यूनियन के क्रेडिट में ले लिया, ये अपनी इलेक्शन कैंपेन लड़ रहे हैं, ज़रा मैं अपनी इलेक्शन कैंपेन लड़ता हूँ। भाई 2019 में आपकी यूनियन तो जीत गई, तो यार 2018 में हम भी तो बैठे हुए थे गवर्नमेंट में, हमारी वजह से ही तो यहाँ KPT में आपकी 10 चीज़ें सुनी जा रही थीं और हम मनवा रहे थे। फिर आ जाता है जनाब 2021 में मैं बन गया सेनेटर। हम बैठे हैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान के उस वक्त के दफ्तर में, उस वक्त के वज़ीर साहब भी, उस वक्त के प्रिंसिपल सेक्रेटरी, उस वक्त के सेक्रेटरी साहब, सब बैठे हैं, और हम क्या बात कर रहे हैं, सिर्फ एक कि 2012 का मुकदमा आप सिंध हाई कोर्ट से मुलाजमीन जीत चुके हैं। अब हमें इसमें, मुझे कुछ पानी दे दो, अब हमें इसमें मज़ीद अपील में नहीं जाना चाहिए। MQM की जानिब से सेनेटर फ़रूक नसीम उस वक्त वज़ीर क़ानून थे, जज़ाकल्लाह, उन्होंने लिख कर दिया कि अगर ये मुकदमा लेकर जाएगी KPT और वज़ारत सुप्रीम कोर्ट में तो हारने के इम्कानात हैं, ताहम अगर आप अपील करना चाहें तो आपकी मर्ज़ी। बदकिस्मती के साथ उस वक्त की वजारत के जो करता धरता थे उन सब का ये फैसला हुआ, बदकिस्मती मज़दूरों के लिए, कि जनाब नहीं हम अपील में जाएं और स्ट्रांगली अपील में जाएं। हमने कायल करने की कोशिश की, बैठे रहे। मेरे तो वहमो गुमान में भी नहीं था कि चंद महीनों के बाद ये वजारत हमारे पास आ जाएगी और क़ुराए फ़ाल मेरे नाम निकलेगा। तो जब हम यहाँ आए तो ऐसा नहीं है कि हम आगाह नहीं थे कि क्या मसला है, क्योंकि हमारे यहाँ अपनी भी तो एक इंस्टीट्यूशनल मेमोरी है
कि एक ज़माने में जो 1200 घराने थे, 1200 अफराद थे, रहते 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 कोई 750 के लगभग रह गए। उनके मसाइल से हम हर सियासी जमात से गुफ्तगू करते हुए, हर वज़ीर आज़म से, हर वज़ीर से गुफ्तगू करते हुए कहते थे कि आप खुदा का खौफ करें, अगर कोई गलती है भी तो वो उस वक्त की वजारत या इंतज़ामिया के से ने शायद कोई पहलू तही हो गई होगी। क्या ये लोग काम नहीं कर रहे? क्या इन लोगों की तालीमी असनाद दुरुस्त नहीं है? क्या इन लोगों के पास जो तालीमी तजर्बा या तरबियत या हुनर चाहिए वो नहीं है? क्या इन लोगों में और कोई कमी पेशी है? क्या ये लोग पोर्ट नहीं चला रहे? इन सवालात के कोई जवाबात नहीं मिलते थे। खुदा का करना यह हुआ कि 20 अप्रैल 2022 को, यानी अभी कोई 1.25 साल ही हुआ, जब हमारे पास ये वजारत आई, और हलफ लेने से पहले मुझे ये इल्म था कि जो सबसे बड़ा मसला है, जो सुबह शाम कोई आप में से मुझे कहे या ना कहे, तंग करे ना करे, मेरी जमात है मौजूद, फिर हम खुद इन्वॉल्व रहें, हम पर यह जिम्मेदारी थी कि हमने इस मसले को हल की जानिब ले जाना। और बहरहाल ये गैर जिम्मेदारी होगी और बददियानती होगी अगर मैं ये आपके सामने नहीं बताऊं कि जब हमने सैयदैन साहब को चार्ज दिया वजारत संभालने के, कोई मेरे ख्याल में महीने भर में ही आपको एडिशनल चार्ज दिया, जब मैं आया तो ये डीजी पोर्ट्स एंड शिपिंग थे, तो सैयदैन साहब और ब्रिगेडियर तारिक साहब मेरे पास आए, और जो पहली प्रेजेंटेशन थी, मुलाजमीन की तो आता रहता था, आपके जो नुमाइंदे हैं एलानिया और गैर एलानिया, ख़ासकर सेक्रेटरी साहब के दफ्तर में जो बास तो ऐसे मेरे घर पहुंच जाते थे। अब मैं मना नहीं कर सकता हूं भाई, क्योंकि हमने एक साथ कॉलेजों में, जामिया कराची में, शहर की सड़कों पे सियासत की हुई, नारेबाजियाँ की हैं। वजारत संभाली तो साबिक इंतजामिया के साथ मेहनत के साथ काम किया और आइंदा भी यही इरादा है। वफाकी वजीर बराए बहरी उमूर फैसल सब्जवारी तकरीब से खिताब कर रहे हैं कराची में। और नाज़रीन, खूबसूरत दिखाई देना ख़वातीन की फितरत में शामिल है, और अगर मौका हो ख़ास ईद कुर्बान जैसा तो फिर बनने संवरने पर खुसूसी तवज्जो दी जाती है। ख़वातीन खूबसूरत और पुरकशिश नजर आने के लिए ब्यूटी पार्लर्स का रुख कर रही हैं। इस पर रिपोर्ट कर रही हैं मुल्तान से सादिया शहबाज। ईद के मौके पे हर औरत अपने चांद से चेहरे को मजीद निखारने के लिए लाखों जतन करने में मसरूफ़ हो जाती हैं। ख़वातीन प्लकिंग, थ्रेडिंग, मैनिक्योर, पेडिक्योर, हेयर स्टाइलिंग करवाती नज़र आती हैं। हमारी फैमिली में बहुत बड़े बड़े इवेंट मनाए जाते हैं ईद वाले दिन, तो हम उसकी सेलिब्रेशन के लिए यहाँ तैयार होने आए हुए हैं। ख़वातीन का कहना है कि गुज़श्ता साल की निस्बत इस साल कीमतों में दुगना इजाफा हुआ है, जबकि दूसरी तरफ सैलून्स मालकान का कहना है कि कॉस्मेटिक्स की कीमतों में इजाफा इसकी बुनियादी वजह है। ईद के दिनों में दो लास्ट डेज होते हैं ना, उसमें बहुत ज़्यादा रश होता है। हाइड्रा फेशियल, स्किन पॉलिश, पेडिक्योर, मैनिक्योर, थ्रेडिंग और मेहंदी जो बहुत ज़्यादा चलता है। ईद के मौके पर हर औरत की ये ख्वाहिश होती है कि वो सच संवर कर अपने इर्द गिर्द के लोगों में सबसे नुमाया दिखाई दे। ईद का त्यौहार हो या खुशी का कोई मौका, ख़वातीन बनाओ सिंगार का खूब एहतमाम करती हैं। सादिया शहबाज, पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़, मुल्तान। शहदाए पाकिस्तान को सलाम। वतन के लिए जान का नजराना पेश करने वाले शहदा को पूरी कौम खिराज अकीदत पेश करती है। नायक रजब अली ने 20 मई 2023 को जनूबी वज़ीरिस्तान के इलाके टांक में दहशत गर्दों के खिलाफ लड़ते हुए दिफाए वतन में जाम शहादत नोश किया। हुमा इकबाल तफसील बताएंगी। नायक रजब अली शहीद निहायत नडर और वतन पर मर मिटने का आज़म रखने वाले जांबाज मुजाहिद थे, जिन्होंने दिफाए पाकिस्तान की खातिर शहादत को गले लगाया। उनका ताल्लुक जिला अटक से है। नायक रजब अली शहीद के सोगवारान में वालिदैन, बेवा, बेटे और बहन भाई शामिल हैं। शहीद के वर्सा ने 9 मई को शोहदा की बेहुरमती करने वाले शरपसंदों को सख्त से सख्त सजा देने का मुतालबा किया है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, उसकी जात का बहुत शुक्र है कि मैं भी शहीद का वालिद। 2 मेरे बेटे के बेटे हैं और मेरा बेटा है। मैं अपने वतन की खातिर इनको भी देने के लिए तैयार हूँ। अली की शहादत ना सिर्फ मेरे लिए बहैसियत बेवा, बल्कि मेरे बच्चों के लिए, मेरे पूरे ख़ानदान के लिए एक बहुत बड़ा एजाज़ है। शहादत मैं समझती हूँ कि एक सआदत है जो महज एक दिन में नहीं मिलती। नायक रजब अली शहीद के वर्सा का कहना है कि ये सआदत खुश नसीबों का हिस्सा है। मुझे फ़ख्र है कि मेरा भाई रजब अली शहीद हुआ है और मैं एक शहीद का भाई हूँ।
और शहादत एक अजीम रुतबा है। जिस शहादत को सहाबाए किबार अलैहिम रिदवान जंगों में ढूंढते रहे और हसरत करते रहे वो उन्हें ना मिली, लेकिन ये खुश नसीबों का हिस्सा है। मेरे भाई को अल्हम्दुलिल्लाह ये हिस्सा मिला है। हमारी इज़्ज़त है और हमारा वक़ार है। अगर हमें वतन की बका के लिए जानों का नजराना देना भी पड़ा तो एक भाई क्या हम सारे भाई भी वतन के बका के लिए शहीद होने के लिए तैयार हैं और ये हमारे लिए फ़ख्र है। नाइक रजब अली शहीद अपना आज वतन अजीज पर कुर्बान करके आने वाली नस्लों के लिए मशाल राह बन गया। हुमा इकबाल, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। गोमल यूनिवर्सिटी DI खान के फैकल्टी मेंबर्स, तलबा और तालिबात ने रेडियो पाकिस्तान पेशावर का दौरा किया। वफ्द को 9 और 10 मई के अफसोसनाक वाक़े पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। जली हुई इमारत के मुख्तलिफ हिस्सों का दौरा भी कराया गया। इस मौके पर उनका कहना था कि अपने असासों की हिफाजत करनी चाहिए। रेडियो पाकिस्तान की हालत पर अफसोस है। तलबा ने मुतालबा किया कि शरपसंदों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। आज यहाँ पर आकर बहुत ही ज़्यादा दुख हुआ है। ये सारी चीज़ें देखकर, ये गाड़ियाँ, ये बिल्डिंग और ये सारी चीज़ें हम करके अपनी नौजवान नस्ल को क्या पैगाम दे रहे हैं। हमें चाहिए कि हम अपने एसेट्स की हिफाजत करें, न कि अपने एसेट्स को जलाएं। और रेडियो पाकिस्तान तो स्पेशली बहुत ही इम्पोर्टेंस रखता है क्योंकि इसमें हिस्ट्री छुपी हुई है और सारी हिस्ट्री इसके साथ मौजूद है। तो हमें चाहिए कि हम अपने एसेट्स की हिफाजत करें, अपने पाकिस्तान की हिफाजत करें। जब हम यहाँ पर आए तो मैं ये बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी कि इस बिल्डिंग की इतनी ज़्यादा बुरी हालत होगी। इस कंडीशन को देखकर जो है बहुत ज़्यादा अफसोस हुआ। हमने थ्रू आउट विज़िट किया, बाहर से अंदर से एक एक चीज़ जो है वो तोड़ी हुई थी, शीशे, फैंस और सब कुछ मतलब जलाया हुआ था। जिन लोगों ने ये किया है उनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। मुख्तलिफ शोबाए ज़िंदगी के अफराद ने जिन्ना हाउस लाहौर का दौरा किया और 9 मई का वाक़या पाकिस्तान की तारीख का स्याह तरी दिन है। ये कहा जिन्ना हाउस का दौरा करने वाले अफराद ने मुतालबा किया कि कायद के घर में तोड़ फोड़ करने वालों को कैफ़े किरदार तक पहुँचाया जाए। शुरका का कहना था कि 9 मई के वाक़े की शरपसंदी को बयान करने से कासिर हैं। जिन्होंने सरकारी अमलाक को नुकसान पहुँचाया उनको कैफ़े किरदार तक पहुँचाया जाए। मुल्क दुश्मन अनासर जैसा सलूक 9 मई के शरंगेज़ों के साथ होना चाहिए। हमारा कायद के घर को नुकसान पहुँचाने वालों को कानून की गिरफ्त से नहीं निकलने देना चाहिए। 9 मई का वाक़या पाकिस्तान की तारीख का स्याह तरीन बाब है। नाज़रीन, यहाँ पर आपको आगाह करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट में सिविलियंस के आर्मी एक्ट के तहत ट्रायल से मुतल्लिक मुकदमे की समाअत जारी है। हमारे नुमाइंदे एजाज हुसैन इस वक्त हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं, उनसे इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानेंगे। एजाज हुसैन, बताइएगा, सुप्रीम कोर्ट में सिविलियंस के आर्मी एक्ट के तहत ट्रायल से मुतल्लिक मुकदमे की समाअत इस वक्त जारी है, क्या मज़ीद अपडेट्स हैं? जी, इस वक्त अटॉर्नी जनरल मसूद उस्मान अवान दलाल दे रहे हैं और उनका ये कहना है कि ये जो लोग गिरफ्तार किए गए, हिरासत में लिए गए आर्मी एक्ट के पर ट्रायल के लिए, और उनका कहना है कि इसमें प्रोसेस फौरी तौर पर नहीं हो गया, इसमें 15 से 20 रोज लगे और फिर उसके बाद इनसे दहशतगर्दी की अदालत से रिक्वेस्ट की गई कि वो देखने के बाद के जायजे के बाद और फिर उन अफराद की हवालगी ली गई। उनका कहना था कि इसमें ये कोई नहीं है सिलसिला के मनपसंद लोगों को उठा लिया गया, लेकिन इसमें बाकायदा अडॉप्ट किया गया है, चार्ज लगाया गया है। लेकिन अदालत का ये कहना था कि जो FI का इंदराज किया गया है उसमें ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का तहत जो दफात हैं उनका जिक्र नहीं है। जब दफा FIR में ऐसी कोई दफा शामिल ही ना हो तो उस सूरत में फिर किसी शख्स को उस जुर्म के तहत या उस इल्जाम के तहत कैसे जो है हिरासत में लिया जा सकता है। इस पर अटॉर्नी जनरल ने पूरा अब डेटा भी फ्राहम करेंगे, तमाम तर मालूमात भी फ्राहम करेंगे। जैसा कि कल अदालत ने कहा था कि जितने अफराद ज़ेरे हिरासत हैं उनके हवाले से मालूमात फ्राहम की जाए। अभी इनसे थोड़ी देर पहले जो है वो चेयरमैन तहरीक इंसाफ वकील ज़ुबैर भंडारी ने अपने दलाइल मुकम्मल किए हैं और उनका यही कहना है, ज़ुबैर भंडारी का यही कहना था कि जब तक कोई चार्ज उस तरह से ना हो, पहले तो बात उनका ये कहना था कि सिविलियन काज जो है वो आर्मी के तहत ट्रायल नहीं हो सकता है। ये सिर्फ और सिर्फ आर्मी पर्सनल के लिए है कि उनके लिए एक्ट बनाया गया है और उन्हीं का ही हवाले से चार्ज किया जाएगा नज़्म ज़ब्त कायम रखने के लिए। जब तक आइन में आर्टिकल 10A है, 9 है, 25 है, 4 है, ये तमाम उन्होंने आर्टिकल्स का हवाला दिया। उनका कहना है कि इन तमाम आर्टिकल्स के होते हुए किसी भी शख्स का ट्रायल जो है वो आर्मी एक्ट के तहत नहीं हो सकता सिविलियन का। साथ ही साथ ये भी कहना जो 2D1 है और 2D2 है जो आर्मी एक्ट की है, ये शिके का इतलाक भी सिर्फ और सिर्फ जो है वो
आर्मी एक्ट के तहत इनका इतलाक सिर्फ अफसरान पर होता है, फौजी अफसरान या एहलकारों पर होता है। किसी जो सिविलियन पर इनका इतलाक नहीं हो सकता। अदालतें मौजूद हैं। आइन के आर्टिकल 175(3) के तहत अदालतों ने किसी जो जज होता है उसी ने ही किसी सिविलियन का ट्रायल करना होता है। कोई भी दूसरा शख्स, कोई भी दूसरा जो इंतजामी ओहदेदार है वो जज के फराइज अंजाम नहीं दे सकता। अभी अटॉर्नी जनरल के आम दलाल जारी हैं। उसके बाद ये है कि दरखास्त गुजारों के वकला के दलाल मुकम्मल हो चुके हैं। अब दूसरी तरफ से दलाल दिए जाएंगे। जी बहुत शुक्रिया एजाज हुसैन आपका। और अब आप जान सकेंगे मौसम का अहवाल। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मौसम की ताज़ा तरीन सूरत हाल लिए मैं हूँ आपके साथ कासिम अली। नाज़रीन आपको बताएं कि महकमे मौसमियात के मुताबिक आइंदा 12 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और मरतूब रहेगा। तहम मशरकी जनूबी पंजाब, इस्लामाबाद, खित्ता पोठवार, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, मशरकी बलूचिस्तान और कश्मीर में चंद मकामात पर आंधी और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम शदीद गर्म और मरतूब रहा। तहाँ मशरकी और जनूबी पंजाब, मशरकी बलूचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान, बालाई खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर में गरज चमक के साथ बारिश हुई। और अब आपको गुज़श्ता रोज़ रिकॉर्ड किए गए ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत की तफसील से आगाह करते हुए बताएं कि नौकुंडी में 45, दालबंदीन 45, सिब्बी में 44, जैकबाबाद में 44, जबकि नवाबशाह में 43 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। मौसम ने बदली करवट, बादल जमकर बरसे, गर्मी और हब्स की छुट्टी, शहरियों के चेहरे खुशी से खिल उठे। वफाकी दारुल हुकूमत समेत मौसम खुशगवार। महकमा मौसमियात ने आज भी बारिश की नवीद सुना दी। इस्लामाबाद से मरियम मलिक की रिपोर्ट देखिए। मौसम के तेवर बदलते ही बादलों की एंट्री, कहीं हल्की तो कहीं मूसलाधार बारिश ने अपने रंग दिखाए। गुज़िश्ता रोज बारिश से इस्लामाबाद समेत रावलपिंडी और खित्ता पोठवार में गर्मी का जोर टूट गया। गुज़िश्ता रोज मूसलाधार बारिश के बाद मागला की पहाड़ियां दिलकश मंजर पेश करने लगी। वफाकी दारुल हुकूमत समेत बेशतर अजला में आज मतला अबर आलूद रहेगा। महकमा मौसमियात का कहना है कि मरी, गलियात समेत खैबर पख्तूनख्वा के बलाई इलाकों में बारिश से दर्जा हरारत में कमी वाक़ हुई है। पंजाब के बेशतर अजला में तूफानी बारिश से गर्मी की शिद्दत में कमी वाक़ हुई। सिंध और बलूचिस्तान के बेशतर अजला में मौसम गर्म रहेगा, ताहम कोयटा समेत बलाई इलाकों में बारिश का इम्कान है। महकमा मौसमियात का मजीद कहना था कि बारिशों का ये सिलसिला 30 जून तक जारी रहेगा, जबकि ईद उल अज़हा के मौके पर मौसम खुशगवार रहने का इम्कान है। मरियम मलिक, PTV न्यूज़, इस्लामाबाद। नाज़रीन, लाहौर शहर में गुज़श्ता रोज़ से होने वाली बारिश की वजह से मौसम खुशगवार है। आज ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 36 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा, जबकि महकमा मौसमियात ने शहर में मज़ीद बारिशों की पेशगोई जाहिर की है। मौसम के हवाले से मज़ीद जानते हैं अपने नुमाइंदे मौज़मुद्दीन से। जी मौज़म, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, लाहौर शहर का मौसम आज कदरे बेहतर है। गुज़श्ता काफ़ी दिनों से लाहौर शहर में शदीद गर्मी थी। कल हमने देखा कि बारिश हुई, परसों रात से ही बारिश का सिलसिला शुरू हो चुका हुआ था। बड़ी तूफ़ानी बारिश थी। लाहौर शहर के मुख्तलिफ मुकामात पर पानी खड़ा हो गया था, नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए थे, जिसके बाद वासा और ज़िले इंतज़ामिया ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए हैवी मशीनरी के साथ इलाकों को क्लियर किया था। तो आज बारिश की वजह से लाहौर शहर का जो मौसम है आज काफ़ी बेहतर है। आज ज़्यादा से ज़्यादा 36 डिग्री रहेगा। इस वक्त लाहौर शहर का दर्जा हरारत 34 डिग्री तक हो चुका है, कम से कम 28 डिग्री है। महकमा मौसमियात का ये कहना है कि कल एक बार फिर कल सुबह से लाहौर शहर में बारिश का इम्कान है और अगले 3 दिन तक लाहौर शहर में बारिश हो सकती है। तो लाहौर शहर के शहरी बहुत खुश हैं, क्योंकि ईद के पुरमसरत मौके के ऊपर लाहौर शहर में बारिश की नवीद सुनाई गई है। तो ईद लाहौरियों की जो है वो बड़ी ठंडी गुजरने वाली है। शुक्रिया मौज़म, हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। नाज़रीन, मौसम की सूरत हाल आप जान चुके हैं। मौसम की खबरों से इतना ही। शुक्रिया कासिम। नाज़रीन, यहाँ पर लेंगे एक शॉर्ट ब्रेक, हमारे साथ रहिए।